नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सीएम रेखा गुप्ता केदारनाथ धाम पहुंची। दिल्ली प्रदेश की मुख्य रेखा गुप्ता ने सपरिवार भगवान केदारनाथ धाम के दर्शन किए। आज सुबह 7 बजे दिल्ली की मुख्यमंत्री केदारनाथ धाम पहुंची, जहां हेलीपैड पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के केदारनाथ सभा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इसके पश्चात दिल्ली की मुख्यमंत्री श्री केदारनाथ मंदिर पहुंची तथा रुद्राभिषेक पूजा संपन्न कर देश प्रदेश एवं लोक मंगल की कामना की। इसके पश्चात बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने मुख्यमंत्री को बाबा केदार का प्रसाद तथा रुद्राक्ष माला एवं विभूति भेंट की। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे मुख्यमंत्री के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। देखिए, मैं बात करूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है केदारनाथ पहुंचे और केदारनाथ उन्होंने बाबा केदार के दर्शन करे। वहां एक जनजीवन जो दिल्ली में जो चल रहा है उसके लिए ये कामना करी है कि आगे भी अच्छे तरीके से सरकार चले और आगे भी हर जनता की हर सेवा में समर्पण भाव के साथ रहूं, इसकी कामना करी और वहाँ पूजा अर्चना करी, ये जलाभिषेक किया। साथ ही वो जो बीकेटीसी के सीईओ हैं उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया, उनको रुद्राक्ष माला भेंट करी। साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल थे और सभी को वहां पे प्रसाद दिया गया है और सभी के जीवन की मंगल कामना करते हुए उन्होंने पूजा अर्चना की। जी सतीश, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। कृषि कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उत्तरकाशी जनपद के मोरी विकास खंड स्थित गैंचवाड़ गांव में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। मोरी विकास खंड के गैंचवाड़ गांव में पहली बार है जब कोई मंत्री इस गांव में पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने कृषि मंत्री जोशी का गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। इस अवसर पर मंत्री ने एप्पल मिशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित किसानों को चेक वितरण किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तरकाशी जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में सेब उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार इसे प्राथमिकता के आधार पर विकसित कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि इस उद्देश्य के लिए पूरे देश में 2000 वैज्ञानिक दलों का गठन किया गया है, जो अगले 15 दिनों तक किसानों से सीधा संवाद करेंगे। और कहा कि प्रदेश स्तर पर प्रत्येक जनपद में 3 टीमों का गठन किया गया है, जो प्रतिदिन 3 कार्यक्रम आयोजित करेगी। इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रतिदिन कम से कम 600 किसानों से संवाद स्थापित भी किया जाएगा। 12 तारीख तक सब किसानों के बीच में जाएंगे और नई तकनीक से कैसे अपने उत्पाद को बढ़ाएं, किस प्रकार का बीज डालें, किस प्रकार की खाद डालें, इसकी जानकारी देंगे। और आज मैं उत्तराखंड की सबसे रिच बेल्ट रमाई घाटी में हूँ। यहाँ के किसान उन्नतिशील किसान हैं। जीरो पलायन किसी क्षेत्र से हुआ तो ये क्षेत्र है। इस अवसर पर कुछ मांगे यहाँ के किसानों ने की है। यहाँ पर फील्ड स्ट्रीट बनेगा, फसल जल की भी होगी और जो भी समस्या है मैंने अपने अधिकारियों से कहा है जो प्रदेश स्तर के हैं, महीने में एक दिन वो यहाँ पर बैठेंगे और यहीं भी, ताकि ये हमारी जो जनता है जितने विश्वास से हमें ये सत्ता सौंपी है, उनको देहरादून आना पड़े, इनकी समस्या का निदान यहीं पर हो जाए। क्योंकि हमारी चाहे दिल्ली की मोदी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की धामी जी की सरकार हो, हम जनता की सरकार, जनता के द्वार इस नारे को लेकर काम करते हैं। और इतने खराब मौसम के बावजूद जिस प्रकार से लोग यहाँ पर लगातार डटे रहे, इस बात का संकेत है कि ये हम पर विश्वास करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ की जनता को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार सतीश कोठारी हमसे जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे उत्तरकाशी में विकसित कृषि संकल्प अभियान से इससे किसानों को क्या फायदा होने वाला है। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का सीधा कहना है कि किसानों की आय किस तरीके से बढ़े और किस तरीके से किसान, क्योंकि अब जो है कृषि भूमि कम हो रही है लेकिन उपज ज्यादा से ज्यादा हो। कृषि भूमि उत्तराखंड में बहुत घट गई है और इसको लेकर काफी चिंतित हैं। लेकिन साथ ही ये भी है कि किसानों को जो कृषि भूमि है
उसके साथ साथ ये रहे कि किसान की उपज अच्छी हो, नुकसान ना हो। और इस समय खास करके उत्तरकाशी में सेब का सीजन है और सेब के सीजन में काफी ये रहता है कि उत्तरकाशी का सेब देश विदेश देश ही नहीं बल्कि विदेश तक जाता है। उत्तरकाशी के सेब के जो है एक अलग ही पहचान है। उत्तरकाशी सेब और आलू के लिए पहचाना जाता है। भले अन्य चीजों में उत्तरकाशी में बहुत सारी फसलें होती हैं, लेकिन ये जैसे राजमा, सेब और आलू, ये उत्तरकाशी की अलग पहचान है जो कि पूरे उत्तराखंड में अलग ही कही जाती है। तो इसको लेकर जिस तरीके से कृषि मंत्री गणेश जोशी उत्तरकाशी पहुंचे, उत्तरकाशी में संवाद किया, प्रत्येक किसान से बात करी और साथ में जो उनके चेक थे उनको वितरण किया। साथ ही जो कुछ दिन पहले ओलावृष्टि हुई थी उसमें जो नुकसान हुआ उसके बारे में बात करी, सारी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हर जो किसान है वैज्ञानिकों से बात करे, सीधा संवाद करे, इस तरीके से फसल आगे बढ़े, इस तरीके से उपज अच्छी हो, इसको लेकर जो है बिल्कुल बारीकी से जांच की जाए और कहीं पे कोई नुकसान न हो किसानों को, इसका ध्यान रखते हुए ये कहा गया है कि कोई भी अधिकारी लापरवाही न बरते। जो कि किसान एक रीढ़ की हड्डी होती है देश की, तो उसको लेकर खासा कोशिश है कि किसानों को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाया जाए। जी सतीश, आपसे और भी जानकारी आगे लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस पार्टी हल्द्वानी में जय हिंद रैली का आयोजन करने जा रही है। बता दें, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आखिर भाजपा के पेट में मरोड़ क्यों हो रही है। सेना का कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है तो भाजपा को किस बात की परेशानी हो रही है। प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कांग्रेस पार्टी हमेशा से सैनिकों का सम्मान करती है। सेना के जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह का पराक्रम और शौर्य दिखाया है उसको लेकर आज जय हिंद रैली का आयोजन हल्द्वानी में हो रहा है। और भाजपा के पेट में कांग्रेस पार्टी की जय हिंद रैली से मरोड़ क्यों हो रही है। ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ पराक्रम दिखाने का काम किया, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया, उससे सेना ने देश का मान बढ़ाने का काम किया है। सेना ने जो शौर्य दिखाया है निश्चित तौर पर हर भारतवासी का सीना उससे जुड़ा हुआ है। और सेना के सम्मान में कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर जय हिंद रैलियों का आयोजन कर रही है, जिससे आम जनता के बीच सेना के शौर्य को पहुंचाया जा सके। सेना के सम्मान में ये रैलियां आयोजित हो रही हैं और इन रैलियों में जनता का अपार जन समर्थन और प्यार उमड़ रहा है। और सेना के सम्मान में कांग्रेस पार्टी आगे भी रैलियों का आयोजन करेगी और निचले स्तर तक भी रैलियों का आयोजन करेगी, जिससे सेना की वीर गाथा आम जनता के बीच पहुंच सके और हर देशवासी को अपनी सेना पर गर्व महसूस हो सके। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमसे लगातार जुड़े हुए हैं सतीश कोठारी। आपसे जानेंगे, बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, वहीं कांग्रेस जय हिंद रैली निकालने की बात कर रही है। दोनों पार्टियां क्या साबित करना चाह रही हैं? देखिए, मैं बात कर रहा हूं कि 27 में चुनाव हुए और 27 के चुनाव के लिए अभी दोनों पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं, कौन कितना आगे कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर होते ही लगातार भाजपा सरकार जो है मोदी सरकार की पीठ थपथपा रही है। हर जगह ये कहा जा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। उसी को लेकर उसी की तोड़ में जय हिंद यात्रा निकाली गई है। और सैन्य सम्मान में जो कांग्रेस ने यात्रा निकाली, पहले भी निकाली थी एक यात्रा, फिर दोबारा निकाली संविधान बचाओ यात्रा कांग्रेस ने निकाली थी। इसको लेकर लगातार जो है बयानबाजियां चल रही हैं। लगातार जो है भाजपा कह रही है कांग्रेस अपने अस्तित्व बचाने की होड़ में है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि जो भी कांग्रेस जो करती है वो सम्मान के लिए करती है, ना कि अस्तित्व बचाने के लिए। हमारा अस्तित्व बचा है, जो प्रदेश में ठगी का शिकार हो रही है जनता, उसको बचाना है हमने, उस जनता को बचाना है हमने। क्योंकि इतने सालों से जो कांग्रेस ठग रही है सेना के नाम पे, अन्य ये हर चीज के नाम पे, महिला उत्पीड़न को कांग्रेस के इसमें भाजपा राज में हो रहा है, घोटाले भाजपा राज में हो रहे हैं हर चीज में। और उसके बाद जो है कांग्रेस भाजपा लगातार कह रही है कि कांग्रेस में अस्तित्व खत्म हो गया। अगर घोटालों की सरकार हो और वो हमें अगर आरोप लगाए तो ये वाजिब नहीं है। तो हम लगातार सेना के सम्मान में यात्रा निकाल रहे हैं, तो वो निकालते रहेंगे। जी सतीश, आपसे और भी जानकारी आगे लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।
देहरादून के एक स्कूल में यौन शोषण का मामला सामने आया है। बताते चले, राजधानी देहरादून में स्कूल में यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद बाल आयोग भी ऐसे प्ले स्कूल किड्स स्कूलों पर सख्ती करने जा रहा है। बाल आयोग अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिनों आरटीआई की हुई बैठक में उन्होंने शिक्षा मंत्री के समक्ष ऐसे स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी करने के साथ ही नीति बनाने की बात कही, जिस पर विभाग ने मानक तय कर दिए हैं। जल्द ही वो गाइडलाइन बाल आयोग को उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही कहा कि देखने में आया है कि अधिकतर किड्स स्कूल बिना मानकों के पालन करते हुए संचालित हो रहे हैं। ऐसे में उनके लिए अब तो जो गाइडलाइन तैयार की जा रही है उसे उनके अनुरूप संचालित किया जाएगा। आप मुझसे पूछेंगे तो देयर शुड बी नो कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्ले स्कूल, ईदर इट इज अ क्रच और इट इज अ स्कूल। प्ले स्कूल के कहीं कोई मानक नहीं थे। और आपको ध्यान होगा कि 3 साल पहले जब मैं आई थी तो सबसे पहला जो मुद्दा मैंने उठाया था बच्चों को लेके वो था ये डिफेंस कोचिंग के इंस्टीट्यूट्स और किड स्कूल जो देहरादून में ऐसे कुकर मुगों की तरह उग रहे हैं, और इन दोनों के लिए कोई मानक नहीं थे। किड स्कूल की हमने बैठकें भी करी थी और उनका अभी शिक्षा विभाग का कहना था कि उन्होंने मानक तैयार कर दिए हैं, हमारी संतुति के हिसाब से करें, लेकिन मुझ तक वो चिट्ठी अभी नहीं आई है। इस आरटीई वर्कशॉप में उन्होंने मंत्री जी के सामने कहा था कि वो जल्दी वो मुझे प्रोवाइड करेंगे फॉर माय स्टडी, लेकिन किड स्कूल के मानक बहुत सख्त होने चाहिए। और 1.5 साल का बच्चा भी किड स्कूल में भर्ती हो रहा है तो वो क्रच के मानकों के भी अनुरूप होना चाहिए वो स्कूल। और क्योंकि उन्हें यूटाइस नंबर नहीं लेना पड़ता तो किसी भी विभाग से वो मान्यता नहीं है। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमसे लगातार सतीश कोठारी हमसे जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे सरकार किस तरह की गाइडलाइन बना रही है। लगता है संपर्क टूट गया है, संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे। कानपुर के मंगलौर में भव्य यात्रा निकाली गई। बता दें, हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता करतार सिंह भड़ाना ने आज मंगलौर में राष्ट्रभक्ति से भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। यह यात्रा सैनिकों के सम्मान और देश प्रेम की भावना को समर्पित थी, जिसमें हजारों के स्थानीय लोग, युवा और महिलाएं तिरंगा हाथ में लेकर शामिल हुए। यात्रा गुडमंडी से शुरू होकर मंगलौर बस स्टैंड पर समाप्त हुई। यात्रा में देशभक्ति के नारों के साथ ढोल नगाड़ों, डीजे, घोड़े, ऊंट और देशभक्ति गीतों से वातावरण गूंज उठा। भड़ाना ने यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सैनिक हमारे देश की रीढ़ है और यह तिरंगा यात्रा उनके सम्मान में हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है। इस कार्यक्रम को राजनीतिक हलकों में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी में रूप में भी देखा जा रहा है, जहां भड़ाना की सक्रियता एक बार फिर क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। देहरादून के एक बोर्डिंग स्कूल में यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले 2 नाबालिग बच्चों के साथ शारीरिक मानसिक उत्पीड़न किया गया है। महिला ने पति की मौत के बाद घर चलाने के लिए नौकरी के साथ साथ बच्चों की देखरेख कर पाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए महिला ने बच्चों का दाखिला देहरादून के बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया। बच्चों की मां ने अपनी शिकायत में बताया है कि बोर्डिंग स्कूल का केयर टेकर बच्चों को लोहे की रॉड से मारता था, सिगरेट से जलाता था और प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ करता था। ये सब केयर टेकर की प्रताड़ना झेल रहे बच्चों ने अकेले में बातचीत के दौरान अपनी मां को बताया, जिसके बाद बच्चों की मां ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ पटेल नगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपी केयर टेकर सोनू को अरेस्ट कर लिया है। शारीरिक शोषण के आरोप में घिरे पेंसिल बॉक्स के नाम बोर्डिंग स्कूल पर छापेमारी की कार्रवाई की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। इन दिनों पुलिस के लिए बड़ी चुनौती साइबर ठग बनते जा रहे हैं। बता दें, इन दिनों देश समेत उत्तराखंड में 3 ऐसे साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहे हैं जो न केवल आम लोगों को निशाना बना रहे हैं बल्कि पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती बन चुके हैं। आलम यह है कि अब हजारों लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की ठगी की जा रही है। हालांकि साइबर पुलिस साइबर ठगों पर शिकंजा कसने की कोशिश भी करती है और लोगों को जागरूक करने का काम भी लगातार कर रही है। इतना ही नहीं, आम जनता के फोन पर डायल टोन में भी साइबर ठगी से बचने से अपील की जा रही है। वहीं
एसटीएफ की टीम आए दिन दूसरे राज्यों से साइबर ठगों को पकड़कर देहरादून लाकर कोर्ट से सजा भी दिलाते हैं, लेकिन एसटीएफ की कार्रवाई के बावजूद भी साइबर ठगों के हौसले कम नहीं हो रहे। साइबर ठग समय के साथ साइबर ठगी को अंजाम देते हैं, लेकिन वर्तमान में साइबर ठग 3 टॉप साइबर ठगी से लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। देहरादून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बता दें, देहरादून पुलिस ने माल देवता क्षेत्र में शराब पीकर वाहन चलाने तथा हुड़दंगियों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों पर कार्रवाई की। अभियुक्तों का शराब के नशे में वाहन की छत पर बैठकर व खिड़कियों से बाहर निकलकर हुड़दंग करने का वीडियो वायरल हुआ था। अभियुक्तों के वाहन को एमवी एक्ट में पुलिस ने सीज कर दिया है। उत्तराखंड में मौसम करवट बदल रहा है। बता दें, रात से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल रही है। इसी बीच अब मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। इसको लेकर मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 2 जून को उत्तराखंड के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में विशेषकर देहरादून, टिहरी और अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 3 और 4 तारीख को उत्तराखंड के कई पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में हल्की और भारी बारिश की संभावना है। 5 तारीख के बाद वर्षा हल्की रहेगी। 2, 3, 4 जून को देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी में भारी वर्षा का अलर्ट किया गया है। वहीं कई जगहों पर गर्जन के साथ आकाशीय बिजली भी देखने को मिल सकती है। आज 2 तारीख है, तो 2 जून को जो है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर जो देहरादून, टिहरी है, वहाँ पे अनेक स्थानों पे, जबकि जो अन्य जनपद है वहाँ कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 3 तारीख में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक स्थानों पे और मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है। और 4 तारीख को भी जो कह सकते हैं उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे कुछ स्थानों पे और जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ कहीं कहीं मध्यम और हल्की वर्षा मिलने की संभावना है। 5 तारीख से और उसके बाद जो है वर्षण में थोड़ी कमी मिलने की संभावना है। तो 5 तारीख को और 6 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की वर्षा मिल सकती है। उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी या रुद्रप्रयाग, पौड़ी, इन जनपदों में कहीं कहीं जो है भारी वर्षा भी मिल सकती है। और उसके बाद फिर देखेंगे कि 5 तारीख के बाद से जो है वर्षण में कमी होगी और ऐसी जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी थोड़ी कम हो जाएगी 5 और 6 तारीख में। उत्तराखंड में मौसम करवट ले रहा है। भीषण गर्मी के बीच हल्की बारिश से लोगों को राहत मिल रही है। तो वहीं इस बार मानसून 1 हफ्ते पहले आने की संभावना भी जताई जा रही है, जिसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। इस पर जानकारी देते हुए आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि अभी तक 150 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं और करीब 150 करोड़ राशि स्वीकृत करने की फाइल गतिमान है, जो 5-7 दिनों में हो जाएगी। राहत बचाव कार्य के लिए हर जनपद में निर्देश दिए गए हैं। हर एक जनपद में हर तहसील के लिए टीम बनेगी, जो आपदा आने पर अपने आप एक्टिव हो जाएगी। इस टीम में इंजीनियरिंग विभाग, जिला प्रशासन, ग्राम विकास, विकास खंड, बिजली विभाग, जल संस्थान इत्यादि के लोग हिस्सा लेंगे। जब आपदा आएगी तो टीम वहां पर जाकर सर्वे करेगी और आवश्यक सुविधाओं को बहाल करेगी और आर्थिक सहायता के लिए रिपोर्ट बनाकर लाएगी और पैसे सेक्शन कराकर वो प्रभावित को दिए जाएंगे। पिछली बार करीब 21,000 लोगों को 1 सप्ताह के भीतर इसी मॉडल के तहत आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई थी। उधम सिंह नगर में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बताते चले, उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव मडुआ खेड़ा से है, जहां गृह क्लेश के चलते पति ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बता दें, गृह क्लेश के चलते राहुल ने अपनी पत्नी नीमा देवी की धारदार हथियार से हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं कोतवाल जसपुर जगदीश ढकरिया ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा एक महिला कमरे में मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और वहां पर एक महिला मौजूद थी। भगवती देवी ने उससे जानकारी दी कि उसके बेटे
कि उसकी पत्नी के साथ मारपीट हुई, जिसमें उसकी हत्या कर दी गई है। मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और एविडेंस इकट्ठे किए गए और आरोपी को ढूंढने का प्रयास किया गया है, लेकिन आरोपी अभी फरार है और मृतका के पिता नन्हे ने तहरीर दी है, जिसके आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पत्नी में कोई लड़ाई हुई और शायद पत्नी की जो मृत्यु हो गई है, पति फरार है। मैं तत्काल यहाँ से मेरी टीम के वहाँ मौके पर पहुँचा तो देखा एक घर में एक महिला जो है मृत अवस्था में पड़ी थी और वहाँ पर एक महिला थी भगवती देवी। उसी ने बताया कि उसके लड़के ने जो है रात मारपीट में इसकी हत्या कर दी गई है। तत्काल जब मौके पर जो है फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, जांच कराए गए, एविडेंस इकट्ठा कराया गया एवं मुलजिम को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, लेकिन नहीं मिला। तभी जो है जो मृतका है के पिता ने जो है नन्हे हैं, जो बिंदौर के रहने वाले हैं, उन्होंने लिखित तहरीर दी। लिखित तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज करा लिया गया है और अति शीघ्र जो है मुलजिम की गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।